हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 मैथमेटिक्स का ट्यूटोरियल, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कशन के साथ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम और मिसलेनियस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। और साथ ही चैप्टर के एंड में मैं आप लोगों को कुछ सैम्पल क्वेश्चंस दूंगी, जिसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों को कंप्लीट क्लास 11 मैथ्स का ट्यूटोरियल मिलेगा, पूरा कंप्लीट। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। इसी के साथ हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 है हम लोगों का सेट। तो स्टार्टिंग में हम लोग जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले डिस्कस करते हैं एक रिव्यू के हिसाब से कि हम लोग को एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने के लिए कितनी सारी चीजों को जानना जरूरी है। उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज सेट। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट सेट। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन व्हाट इज सेट, जिसका आंसर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं अ सेट। तो अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है और वो ऑब्जेक्ट कैसा होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो कि वेल डिफाइंड है तो उस ऑब्जेक्ट का कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं सेट। तो अब ये बात नहीं समझ में आ रही होगी, हम लोग आगे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं कोई ऐसा कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड हो, जैसे कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो क्या हम लोग इसको सेट कह सकते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग को कलेक्शन चाहिए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। तो कलेक्शन है 10 का कलेक्शन है और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हम लोग को बोल दिया है नेचुरल नंबर। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसको हम लोग सेट कह सकते हैं। इस तरीके से ऑड नंबर और भी आगे हम लोग को जिस तरीके से एग्जाम्पल्स मिलेंगे तो हम लोग उसमें से डिसाइड करना होगा कि वो सेट है या नहीं। तो डेफिनेशन यही रहेगा, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। ये तो मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, लेकिन सेट को हम लोग इस तरीके से लिख के डिनोट नहीं करते, हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो नेक्स्ट है तो हाउ टू रिप्रेजेंट सेट। सेट को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो तरीके से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म और दूसरा है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमारे पास ये एक एग्जांपल है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का। इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में, और इसी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में हम लोग एलिमेंट्स को, मतलब हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसमें जितने भी एलिमेंट्स है, जैसे कि इस वाले एग्जांपल में हमारे पास 10 नंबर होंगे क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर लिखा है। तो सारे एलिमेंट्स को हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके अगर लिखेंगे तो वो फॉर्म को हम लोग बोलेंगे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। बस ये इतना ही सिंपल है। अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे अगर इस तरीके से लिख देते हैं एग्जाम्पल में, तो 1 2 3 लेकर के 10 तक, तो सारे एलिमेंट्स को हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं और कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखे हैं। तो ये फॉर्म जो होगा हम लोग इसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म होता है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एलिमेंट्स का, सारे एलिमेंट्स में कौन सा एक कॉमन प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं। तो इसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, इसमें ये एक सब नेचुरल नंबर है तो हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम लोग कोई एक वेरिएबल ए ले लेते हैं, इसके इक्वल टू के हम लोग लिखें, तो इसको भी हम लोग करली ब्रैकेट से ही लिखते हैं और इसमें यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x। अभी x क्या है आगे देखेंगे। x हम लोग लिख दिए, x क्या है, x बिलोंग्स टू, यानी ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे देख लीजिए कि इसको बिलोंग्स टू बोलते पढ़ते हम लोग x सच डैट, ये सच डैट का सिंबल है, x सच डैट x बिलोंग्स टू n। अब n तो नेचुरल नंबर है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे बोला 10 नेचुरल नंबर, हम लोग 10 को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग जो है कुछ ये कर देंगे 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10। मतलब 1 से लेकर के 10 तक जो है ये नेचुरल नंबर है। बस लेस देन 10 भी लिख सकते क्योंकि वो नेचुरल नंबर है, तो वो 1 का ये है। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरीके से अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म का एक दूसरा एग्जाम्पल ले, तो अगर मान लीजिए हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ओके, हमारे पास रोस्टर फॉर्म में कुछ इस तरीके से है A E I O और U। तो ये आप लोग को देख के पता चल गया क्योंकि ये करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके लिखा हुआ है, तो ये रोस्टर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हम लोग इसको लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग V ले लिए, तो V को इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x सच डैट x इज अ वोवेल।
ओके क्योंकि यहाँ पे सारे वोवेल्स हम लोग है तो इसीलिए एक्स इज अ वोवेल। अब हम लोग को पता है कि 5 वोवेल है और पांचों को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, तो बस सिंपल एक्स इज अ वोवेल। तो ये 2 तरीके हैं हम लोग को सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा ये क्लियर होने वाला है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेट में से पहला प्रॉपर्टीज है सेट्स कैन बी रिप्रेजेंट इन एनी ऑर्डर। सेट को हम लोग किसी भी ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए एक सेट ए है और उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 2 3 4। ओके, ये एक सिंपल सा 4 तक सेट है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे एक और सेट है बी जिसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 4 3 1 2। देखिए एलिमेंट्स जो है सेम है 1 2 3 4 यहाँ भी और 1 2 3 4 यहाँ भी, लेकिन ये एक सेम ऑर्डर में नहीं है। तो अगर सेम ऑर्डर में नहीं है तो भी सेट में कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं आएगा, बस वो ऑर्डर अलग है लेकिन वो सेट सेम ही रहेगा। इसका मतलब हम लोग सेट ए इक्वल टू सेट बी बोल सकते हैं। ओके, ये दोनों सेट जो है अलग अलग सेट नहीं, ये एक ही सेट हुआ। हम लोग ऑर्डर जो है हम लोग किसी भी हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन ये जो सेट होगा वो सेम ही होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, सेम एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट्स। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है 1 2 2 3 3 3, एक हमारे पास सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1 एक बार है, 2 2 बार है और 3 जो है 3 बार है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या बोला है, सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड। तो इसको हम लोग ए को इस तरीके से ना लिख करके हम लोग ए को जो है कुछ इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ लिख देती हूँ, ए को एक बार 1 एक बार 2 और एक बार 3। ओके, तो हम लोग के पास भले ही एलिमेंट जो है रिपीट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जब उसको लिखेंगे तो हम लोग उसको एक बार करके ही लिखेंगे। तो ये भी एक प्रॉपर्टीज है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज हुआ। इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टीज बोला जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सेट के एलिमेंट्स को जो हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ओके, और सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में हम लोग सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखते हैं, ये भी एक तरह का प्रॉपर्टीज है। तो ये सारे जो हम लोग प्रॉपर्टीज में आ जाएगा और इस तरीके से प्रॉपर्टीज हम लोग देख लिए हैं। इससे ज्यादा प्रॉपर्टीज की जो हम लोग को अभी जरूरत नहीं है। आगे हम लोग जितनी पढ़ते जाएंगे आगे प्रॉपर्टीज हम लोग को उतनी ज्यादा मिलती जाएगी। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स को देख लेते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो है आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। ये सारे सिंबल्स को जो हम लोग को आगे भी याद रखना है, सिर्फ सेट में नहीं, आगे भी बहुत सारे सब्जेक्ट में और ऐसे भी हम लोग को हमेशा ये सारे सिंबल्स देख करके समझ जाने की क्या चीज के सिंबल है। तो ये देखिए, ये सिंबल जो है इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। ओके, अगर यहाँ पे ए और एक सेट बी है और इसके बीच में अगर ये वाला सिंबल लगा है तो इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, ए बिलोंग्स टू बी। ओके, अगर ये चीज अगर कुछ इस तरीके से रहे बिलोंग्स टू और इस तरीके से क्रॉस रहे उसके ऊपर, तो इसको हम लोग बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ये सिंपल है, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके फाइन, नेक्स्ट। ओके, तो ये बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू ये सिंपल है। इसके बाद है सिंबल, अब लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू ये सब आप लोग को मालूम ही होगा। ये एक सिंबल है, इसको इस तरीके से हम लोग उल्टा ए कह सकते हैं, तो ए, और अगर यहाँ पे एक्स है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ। और यहाँ पे क्योंकि मैंने एक्स लिया है, कुछ भी कोई भी यहाँ पे वेरिएबल वाई जेड कुछ भी हो सकता है, तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे आगे भी। ओके, अब ये वाला सिंबल हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, इसको हम लोग बोलते हैं सच डैट। इस सिंबल को हम लोग जो है सेट बिल्डर फॉर्म में यूज करने वाले हैं। ये वाला सिंबल है, इसको एक लंबी लकीर कह सकते हैं, तो इसको भी हम लोग सच डैट ही कहते हैं। दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग ऊपर वाला यूज करते हैं। ये सिंबल आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार इसको रिवीजन के लिए बता देती हूँ। इसको बोलते हैं इम्प्लाइज डैट। आगे हम लोग सेट्स पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग को मिलेगा ये इसको इस तरीके से सिंबल, इसको बोलते हैं सबसेट। अगर ए और बी के बीच में ये वाला सिंबल लगा है तो इसको रीड करेंगे ए सबसेट ऑफ बी। सबसेट ऑफ कर सकते हैं इसको, सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ बी। ओके, अगर यहाँ पे इक्वल टू रहा इसके साथ इस तरीके से कैसे इक्वल का साइन रहा तो उसको बोलेंगे सबसेट और इक्वल टू। तो ये सबसेट वाला चीज जो है आगे का हमारा टॉपिक है, उसमें हम लोग आराम से इसको क्लियर करेंगे। अब देख लेते हैं नंबर सिस्टम को। हम लोग नंबर्स को भी डिनोट करते हैं सिंबल्स से। तो यहाँ पे हम लोग देखिए एक सिंबल है कैपिटल एन, तो इस कैपिटल एन को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 से लेकर के स्टार्ट होने वाले नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। कैपिटल एन से इसको डिनोट किया जाता है। कैपिटल जेड, अगर कैपिटल जेड कहीं पर रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब जिसमें पॉइंट्स ना हो, पॉइंट वाले नंबर नहीं हो, सिर्फ इंटीजर हो, जैसे कि 1 2। अब इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जैसे कि +2, निगेटिव इंटीजर अगर देखेंगे तो -2। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है क्यू, कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स मतलब जिस नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि 13/7 ये रैशनल नंबर है, कोई भी फ्रैक्शन। अब अगर हम लोग सिर्फ 10 बोले तो ये भी एक रैशनल नंबर है, बिकॉज 10 के नीचे भी एक 1 है, तो सिर्फ 10 भी जो है वो एक रैशनल नंबर हो गया। अब इरैशनल नंबर किसको बोलते हैं, जैसे कि √3, तो √3 एक इरैशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। √3 का अगर हम लोग डेसिमल में वैल्यू निकाले तो हो जाएगा 1.732 समथिंग कुछ ऐसा। अब वो पॉइंट वैल्यू कहाँ तक जाएगा हम लोग को ये नहीं मालूम है, इसीलिए उसको हम लोग जो है इरैशनल नंबर बोलते हैं। और रैशनल नंबर हम लोग इस तरीके के नंबर को रैशनल नंबर बोलते हैं। इसके बाद है हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब रैशनल नंबर नहीं होता है, कैपिटल आर का मतलब होता है रियल नंबर। ओके, रियल नंबर मतलब होल नंबर। अब होल नंबर मतलब W होता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है। ओके, तो होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल, सारे नंबर्स मतलब वो सारे नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इरैशनल नंबर जैसे कि √3 उसको भी हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो भी एक रियल नंबर है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के जितने सारे नंबर हैं वो रियल नंबर है। ओके, क्योंकि सारे नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को याद रखना है आगे। और ये नेचुरल नंबर, ये दो नंबर्स जो है आगे हम लोग को बहुत यूज होने वाले हैं। ओके फाइन, तो इतना तक आप लोग को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को सेट का बेसिक नॉलेज मिल गया होगा, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो। अब इतना तक पढ़ लेने के बाद जो हम लोग आराम से एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 11 मैथमेटिक्स के सेट चैप्टर से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग को आराम से मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। अब हम लोग को इन सारे में से चेक करना है कि कौन सा सेट है। सेट का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, सेट का डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कौन सा जो है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। पहला है नंबर 1, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद J। तो अब हम लोग देखेंगे क्या ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, तो ऑब्वियसली है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जितने मंथ्स है, ऑल मंथ्स मतलब हमारे पास तो 12 ही मंथ है, 12 से ज्यादा मंथ्स तो होते नहीं है वर्ल्ड में। तो 12 मंथ्स में से ऐसा मंथ जो लेटर J से स्टार्ट होता है, तो J से स्टार्ट होने वाले मंथ्स कौन से हैं हमारे पास, जनवरी, जून और जुलाई। ओके, तो ये 3 ही है, और ये 3 को हम लोग जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट के हिसाब से, जैसे कि करली ब्रैकेट के अंदर जनवरी, जून और जुलाई। तो ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हुआ, तो ये नंबर 1 जो है एक सेट है। तो मैं यहाँ पे जो है इसके नीचे क्वेश्चन के नीचे यहाँ पे आंसर अगर लिखूं तो नंबर 1 का आंसर जो है इट इज अ सेट। ये एक सेट है, क्योंकि इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, और हम लोग इसको यहाँ पे क्योंकि बोला है J, तो हम लोग लिख सकते हैं जनवरी, जून और जुलाई। आगे हम लोग अपने हिसाब से अगर आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे सिर्फ बोला है सेट है या नहीं है, जस्टिफाई करो, तो ये एक सेट है। ओके, नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब एक काम करिए, आप लोग जो है गूगल पे सर्च करें कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया, तो हर एक साइट पे क्या होगा, अलग अलग रिजल्ट आएंगे। इसी तरीके से अगर मेरी नजर में कोई 10 राइटर है जो कि मोस्ट टैलेंटेड है, लेकिन आपकी नजर में वो राइटर मोस्ट टैलेंटेड नहीं होगी, कोई और राइटर मोस्ट टैलेंटेड होंगे, तो ये एक वेल डिफाइंड नहीं है। कोई भी इसको अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर सकता है कि मोस्ट टैलेंटेड जो है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स जो है इंडिया में कौन कौन से हैं। तो वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब ये एक सेट नहीं है। ओके, इनफैक्ट गूगल भी हम लोग को इसका रिजल्ट नहीं दे सकता है,
हर वेबसाइट में आप लोगों को अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे। कोई पहला राइटर मिलेगा तो कोई वो वाला राइटर दूसरे नंबर पे मिलेगा, तो या फिर कोई अलग अलग, मतलब अलग अलग मिलेगा। इसी तरीके से ये सेट नहीं है, इट इज नॉट अ सेट, नॉट सेट। इसको हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज इट इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। फाइन। नंबर थर्ड है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे भी सेम चीज है, जैसे नंबर 2 था वो सेम नंबर 3 में है। अगर 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन अगर वर्ल्ड में कोई है तो वो मेरी नजर में कोई और होगा, आपकी नजर में कोई और होगा, तो हम लोग उसको एक वेल डिफाइंड नहीं कर सकते, वो वेल डिफाइंड नहीं है। सिंपल, नंबर 2 जैसे था वैसे ही नंबर 3 भी है, तो इसको लिख सकते हैं इट इज नॉट अ सेट। फाइन। नंबर 4 है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। इन योर क्लास बोला है, अगर सिर्फ इन क्लास बोलता तो रिजल्ट कुछ और आता, और इन योर क्लास बोला है अब मेरे क्लास में। अब ये मुझे बोल रहा है, अब ये क्वेश्चन जो बुक का है, बुक में जिसने लिखा है वो बोल रहा है कि इन योर क्लास, तो मेरे क्लास में जो जितने सारे लड़के हैं वो सारे लड़के को मैं एक कलेक्शन कह सकती हूँ, क्योंकि मैं उसको डिफाइन कर सकती हूँ कि इतने सारे मेरी क्लास में बॉयज है। आपकी क्लास में, अब यहाँ पे योर है तो आपकी क्लास में जितने सारे बॉयज है, आपको मालूम होगा कि मेरी क्लास में इतने सारे बॉयज है, तो ये जो है एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, तो यहाँ पे इट इज अ सेट। फाइन। नंबर 5 में है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ओके, तो लेस देन 100, मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, यहाँ पे इसको जनवरी, जून और जुलाई यहाँ पे लिख देती हूँ। इसी तरीके से मैं इसमें भी जो है अब लिख दूंगी। तो 100 कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स जो कि 100 से कम हो, तो ये एक सेट ही हुआ, क्योंकि मैं भी वही नेचुरल नंबर्स के नाम लूंगी और आप भी उसी के नाम लेंगे जो कि 100 से कम है, तो वो क्या होगा, सेट होगा। ये वेल डिफाइन है, इट इज अ सेट। और इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा और 100 से लेस देन बोला है, मतलब 100 लेस देन और इक्वल टू नहीं बोला है, मतलब ये 99 तक जाएगा। तो ये हो गया हमारा नंबर 5। नेक्स्ट है नंबर 6, इसमें है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं वो एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्वियसली वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आप भी उतने ही उसी नॉवेल्स के नाम लिखे बताएंगे मुंशी प्रेमचंद के, मैं भी उन्हीं के नाम बताऊंगी, तो ये एक वेल डिफाइंड है, तो ये एक सेट है, इट इज अ सेट। ओके, नेक्स्ट नंबर 7, इसमें क्या है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स भी जो है वो एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का सेट हुआ, तो ये भी एक सेट है, इट इज अ सेट। ऑल इवन इंटीजर्स, तो ये जो है स्टार्ट होगा, भले ही हम लोग को इवन इंटीजर्स का, इवन इंटीजर मतलब 2 से डिवाइड हो जाने वाला इंटीजर्स को हम लोग इवन बोलते हैं। नेक्स्ट है नंबर 8 द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में, मतलब सेट के चैप्टर में कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस, तो ये भी एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, आप भी वही जवाब देंगे, मैं भी वही जवाब दूंगी, तो नंबर 8 जो है वो भी एक सेट है, इट इज अ सेट। ओके, नंबर 9 है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड में मोस्ट डेंजरस एनिमल्स की जो अगर लिस्ट बनाए तो वो मेरी नजर में कुछ और होगा, आपकी नजर में कुछ और होगा, तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ, तो इसलिए इसको बोलेंगे इट इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं हुआ। ओके, तो ये इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप लोग को क्या सेट होता क्या है, ये वाला डाउट जो है क्लियर हो गया होगा, आई होप। तो अब नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन को देखते हैं, यहां से आप लोग जो है एक बार आंसर देख सकते हैं। अब नंबर 2 क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है लेट ए सेट, हमारे पास एक सेट दिया हुआ है ए, और इसमें इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट में अंदर कॉमा से सेपरेट करके वैल्यू है 1 से लेकर के 6 तक, तो ये एक सेट है, ये सेट दिया है और इसको बोला है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू इन दी ब्लैंक स्पेसेस। ओके, तो यहाँ पे नंबर 1 में है 5 और ए, तो 5 और ए के बीच में हम लोग को ये दोनों सिंबल्स को यूज करना है जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, तो 5 जो है ए से बिलोंग्स कर रहा है, मतलब ए सेट में तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं,
क्या उस उन एलिमेंट्स में 5 है, तो यहाँ पे 5 है, तो इसीलिए इसके साथ जो हम लोग 5 बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें ए में 5 है। तो ये काफी सिंपल है। नंबर 2 है 8 और ए, 8 इसमें नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। नंबर यहाँ लिखते हैं नंबर 3 में है 0 और ए, तो 0 जो है ए में नहीं है, तो यहाँ पे 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब नंबर 4 है 4 और ए, तो ए में 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। नंबर 5 है 2 और ए, तो 2 बिलोंग्स टू ए होगा। इसे अब लास्ट नंबर 6 है 10 और ए, तो 10 ए में नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये क्वेश्चन काफी सिंपल सा था, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। जब सिर्फ यहाँ पे चेक करना है उसमें प्रेजेंट है वो नंबर या नहीं है, तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, अब नेक्स्ट है नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन दी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में सारे सेट्स को रिप्रेजेंट करना है। रोस्टर फॉर्म हम लोग पढ़ चुके हैं और सेट बिल्डर फॉर्म भी पढ़ चुके हैं, तो ये फॉर्म जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हम लोग को रोस्टर फॉर्म में चेंज करने बोल रहा है। तो आंसर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पहला नंबर 1 का। तो नंबर 1 में क्या है, एक सेट है ए और एक्स, इसको रीड कैसे करेंगे, इसको मैंने बताया सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड 3 लेस देन एक्स लेस देन 7। तो एक्स जो है इंटीजर है, इंटीजर मतलब पॉइंट वाले वैल्यूज जो जिसमें नहीं होते हैं उसको इंटीजर्स बोलते हैं। और यहाँ पे एक्स जो है -3 से 7 तक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। ए इक्वल टू रोस्टर फॉर्म मतलब इसमें भी कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं और कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। तो कितने सारे एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पर होंगे हमारे पास माइनस, अगर यहाँ पे बुक के हिसाब से अगर देखें आंसर, तो यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल होना चाहिए, तभी यहाँ पे जो है इक्वल टू को लेगा। अगर लेस देन रहा तो -2 से स्टार्ट करेंगे, इक्वल टू रहा तो -3 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे -3 और यहाँ पे इंटीजर बोला है, मतलब -3 पॉइंट कुछ इस तरीके से वैल्यू नहीं लेना है, हम लोग को इंटीजर लेना है। तो -3 के बाद और 7 से पहले तक जितने सारे इंटीजर्स हैं हम लोग सबको यहाँ पे लिख देने हैं। तो -3 -2 -1, इसके बाद 0 0, ओके 1 2 3 4 5 6 7 होगा क्या, 7 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 के साथ लेस देन का सिंबल है, तो 7 को जो हम लोग ले नहीं सकते, 7 से छोटा बोला है, 7 एक्स लेस देन 7, तो 6 तक लेंगे। ओके, तो ये हो गया नंबर 1। अब नंबर 2 में है b इक्वल्स टू, तो b को हम लोग भी इस तरीके से लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करते हुए। तो क्या बोला है, b इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 और लेस देन 6 बोला है, मतलब वो 5 तक जाएगा। तो आराम से इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 और 5। ओके, कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखने बोला है, हम लोग आराम से लिख दिए। लेस देन 6 बोला था, लेस देन और इक्वल टू 6 बोलता तो यहाँ पे 5 के बाद एक 6 भी चला आता। नेक्स्ट नंबर 3, c इक्वल्स टू x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 डिजिट का नंबर बोला है और दोनों डिजिट का जो सम है वो 8 है। अब 2 डिजिट के नंबर्स कितने हो गए, 2 डिजिट के नंबर होते हैं हमारे पास 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 में फिनिश होते हैं। अब 10 और 99 के बीच में हमारे पास ऐसा नंबर को चूज करके यहाँ पे सेट में लिखना है जिसमें पहला वाला डिजिट और दूसरा वाला डिजिट दोनों डिजिट का जो सम हो वो 8 हो। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से देखें कि चलिए हम लोग 0 से अगर स्टार्ट करें तो 0 के बाद हम लोग दूसरा डिजिट 8 लिखेंगे, लेकिन वो 2 डिजिट नंबर नहीं हुआ। 0 + 8 भले ही 8 हो रहा है, लेकिन वो 8 जो है वो 1 डिजिट नंबर है, तो 8 को हम लोग हटा देंगे। अगर 1 से स्टार्ट करें तो यहाँ पे ऐड करके 8 लेना है, तो अगर यहाँ पे 1 ले लिए तो यहाँ पे नेक्स्ट में 7 ले लेंगे, 7 + 1 8, फिर कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखना है। अगर यहाँ पे 2 ले लिए, पहला डिजिट 2 ले लिए, तो दूसरा डिजिट क्या होगा हमारे पास 6, तभी तो ऐड करके 8 आएगा। इसी तरीके से अगर पहला डिजिट हम लोग 3 ले लेते हैं तो दूसरा डिजिट हम लोग को 5 लेना होगा। अगर फिर हम लोग पहला डिजिट 4 ले लिए तो दूसरा डिजिट भी 4 लेना होगा, दोनों को ऐड करके 8 आएगा। इसके बाद 1 2 3 4 ले चुके हैं, अब हम लोग नेक्स्ट 5 लेंगे। पहला डिजिट अगर 5 ले लिए तो दूसरा डिजिट हम लोग क्या लेना होगा 3,
इसी तरीके से अगर पहला डिजिट 6 लिए तो दूसरा डिजिट क्या लेना होगा 2। फिर नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 लेते हैं। 7 अगर पहला डिजिट लेंगे तो दूसरा डिजिट 1 लेना होगा, तभी दोनों को ऐड करके 8 आएगा। और लास्ट में पहला डिजिट हम लोग 8 ले लिए तो दूसरा डिजिट हम लोग को 0 लेना होगा, तो ये 8 + 0 8 हो जाएगा। लेकिन हम लोग 0 8 नहीं ले सकते थे क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बोला है 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स। ओके, इसलिए हम लोग 8 नहीं लिए, लेकिन 80 हम लोग ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया नंबर नंबर 3। नंबर 4 है d = x such that x is a prime number which is a divisor of 60। तो प्राइम नंबर आप लोग को पता है, प्राइम नंबर होते हैं वो नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो सकते हैं या तो खुद से डिवाइड हो सकते हैं, और कोई भी नंबर उनको डिवाइड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बोल रहा है विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। तो प्राइम नंबर जो है 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 2 से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। तो 2 60 को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 एक प्राइम नंबर भी है, तो हम लोग डी के सेट में इसको यूज कर सकते हैं। प्राइम नंबर के लिस्ट में नेक्स्ट 3 आएगा क्योंकि 3 भी 1 से डिविजिबल है और 3 खुद से भी डिविजिबल है। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर इसको 3 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो 3 एक प्राइम नंबर है। अब देखना है क्या 3 60 को डिवाइड करता है। ऑब्वियसली 3 जो है 60 को डिवाइड करता है, तो 3 भी हम लोग का डी के लिस्ट में आ जाएगा, सॉरी डी के सेट में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है हमारे पास 5 भी हम लोग ले सकते हैं क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर भी है और 5 जो है 60 को डिवाइड भी करता है। इसके बाद है नेक्स्ट प्राइम नंबर 7, पर 7 हम लोग ले सकते हैं, लेकिन 7 जो है 60 को डिवाइड नहीं करता है, तो 7 नहीं लेंगे। 11 भी नहीं लेंगे, इसी तरीके से 13 भी नहीं लेंगे, 17 भी नहीं लेंगे। तो यहाँ पे अब आप लोग आगे जा करके आप लोग चेक कर सकते हैं कि 60 जो है 60 को डिवाइड कर सकता है, लेकिन 60 एक प्राइम नंबर नहीं है। आगे हम लोग को सिर्फ ऐसा प्राइम नंबर बोला है जो 60 को डिवाइड कर दे। तो ये जो लिस्ट है बस इतना ही होगा, आगे आप लोग खुद से चेक कर सकते हैं प्राइम नंबर की लिस्ट को लेकर के। नेक्स्ट है नंबर 5। नंबर 5 है ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। अब यहाँ पे आप लोग जो है एक प्रॉपर्टीज जो मैंने बताया था उसको याद रखना होगा, तभी आप लोग जो है इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ई = हम लोग जानते हैं हम लोग को रोस्टर फॉर्म में क्या करना होता है, करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखना होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितने लेटर्स है सबको हम लोग को कॉमा से सेपरेट करते हुए यहाँ पे लिखना है। तो पहला लेटर है टी, फिर आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, फिर से ओ है। लेकिन हम लोग पता है कि हम लोग जो सेट्स में जो है एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है। तो ओ दोबारा है, लेकिन हम लोग ओ दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ओ के बाद क्या है एम, इसके बाद है ई, इसके बाद फिर से टी है और हम लोग टी ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो टी को हम लोग इस वाले टी को इग्नोर करेंगे। फिर है आर, इस आर को भी इग्नोर करेंगे क्योंकि यहाँ पे आर हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वाई, तो वाई लिख देंगे। तो ये बन गया हमारा ई। अब नेक्स्ट है नंबर 6, एफ = एफ में क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड बेटर। ये भी सेम है, ऊपर वाले की तरह ही है। इसमें भी कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखना पड़ेगा हम लोग को सारे बेटर में जितने लेटर्स हैं। तो बी, ई, इसके बाद टी आया, 2 बार टी है लेकिन 2 बार टी हम लोग नहीं लिखेंगे, 1 बार ही लिखेंगे। फिर से ई आया, ई को हम लोग लिख चुके हैं। नेक्स्ट है आर, तो आर हम लोग लिख देंगे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो आई होप आप लोगों को रोस्टर फॉर्म और ये जो हमारा टेबुलर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म से किस तरीके से लिखते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम लोग को रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, अब हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग को इससे अपोजिट था, अब हम लोग को यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग को एलिमेंट्स का एक कॉमन प्रॉपर्टीज को चूज करते हैं, मतलब ध्यान में रखते हैं कि अच्छा ये सारे एलिमेंट्स तो ये एलिमेंट्स है, तो उसको हम लोग इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो चलिए आप लोग प्रैक्टिस करिए, ये चीज आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख देती हूँ। नंबर 1 में क्या है, 3, 6, 9 और 12। ओके, तो हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ए, कंसीडर कर लेते हैं कि ए जो हमारा सेट है, तो ए के इक्वल टू हम लोग यहाँ पे भी करली ब्रैकेट यूज करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स लिखते हैं, एक्स सच डैट। अब देखिए 3, 6, 9 और 12, यहाँ पे हम लोग देखिए ये 3 का टेबल है,
3 6 9 टेबल, ये 3 का टेबल बन रहा है और ये 12 में ही खत्म हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, x इक्वल टू 3n। n का वैल्यू अगर 1 रहा तो 3, n का वैल्यू 2 रहा तो 6, n का वैल्यू अगर 3 रहा तो 9 आएगा और n का वैल्यू अगर 4 रहा तो 12 आएगा। ओके, इसके बाद हम लोग बस लेकिन 4 तक ही जाएगा। 4 के बाद अगर हम लोग 5 ले रहे हैं n का वैल्यू, तो यहाँ पे 5 3 से 15 लिखा हुआ नहीं है, तो ऐसा यहाँ पे कंडीशन आगे लगाना होगा कि यहाँ तक n का वैल्यू 4 तक ही ले। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉमा देके n बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर। अभी हमने पढ़ा कैपिटल N को नेचुरल नंबर बोलते हैं, तो n बिलोंग्स टू का सिंबल नहीं पढ़ा, तो स्मॉल n जो है नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 है। हम लोग कोई पॉइंट या रैशनल नंबर नहीं पकड़ सकते इसको। और हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से 1 से लेकर के 4 तक का वैल्यू ले सकते हैं, यानी कि 1 लेस देन n और लेस देन इक्वल टू, सॉरी कैपिटल N में लिख रही थी, सॉरी 4 होगा यहाँ पे, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अगर ये इस फॉर्म से अगर हम लोग फिर रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। 3n, n क्या है, स्मॉल n क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर का वैल्यू यहाँ पे मतलब रेंज दिया हुआ है 1 से लेके 4, और दोनों में जो है मैंने इक्वल टू का यहाँ पे लगा दिया, मतलब 1 भी लेंगे और 4 भी लेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पे इस n में पुट करेंगे तो ये वैल्यूज जो है ये वाले सारे वैल्यूज आ जाएंगे। इसी तरीके से अब नंबर 2 में हम लोग देखते हैं। नंबर 2 में हम लोग अगर मान ली b इक्वल्स टू, ये हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि b जो है एक सेट है, तो नंबर 2 को लिखते हैं, आप लोग नहीं भी लिख सकते। तो 2 4 8 16 और 32 है। तो अगर हम लोग कॉमन प्रॉपर्टीज की बात करें इसमें, तो ये 2 है, 2 के बाद हम लोग 4 देख रहे हैं, 4 के बाद 6 नहीं है, 4 के बाद है 8। तो ध्यान से देखिए ये वाला रेंज जो है किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये आगे किस तरीके से जा रहा है। तो 2, अगर 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, 2 का क्यूब कर रहे हैं तो 8 आएगा, और 2 टू दी पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, आगे 2 टू दी पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा। मतलब ये 2 का पावर के हिसाब से ये जो है सेट लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x सच डैट x इक्वल टू 2 का पावर है n, इसको लिख सकते हैं, और n भी जो है वो एक नेचुरल नंबर है, एंड n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, n का वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक है, तो 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट करेंगे, पहले n का वैल्यू 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे दिख रहा है, और n जो नेचुरल नंबर है 2 टू दी पावर n, तो 2 टू दी पावर स्मॉल n, यानी कि पहले 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 3 पुट करेंगे यहाँ पे तो 8 आएगा, 2 टू दी पावर 4 करेंगे तो 16, और 2 टू दी पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। नंबर 3 c इक्वल्स टू, यहाँ पे है 5 25 125 और 625। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे पहले सिंपली x सच डैट x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये 2 का पावर था, यहाँ पे सिंपल 5 के बाद 25 फिर 125 आ गया, मतलब ये 5 का पावर है, 5 का पावर 1 5 का पावर 2 है 25, 5 का पावर क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, और 5 टू द पावर 4 करेंगे तो 625 आएगा। तो ये 1 2 3 4 तक जा रहा है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन और इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, n लेस देन और इक्वल टू 4, 1 से लेकर के 4 तक। ये भी सिंपल था। एक अगर आप लोग सॉल्व करके अच्छे से बना ले तो ये सारा क्वेश्चन उसी तरीके से दिया हुआ है। बट इन सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद मैं और भी आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगी जो कि एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अगर आप लोग एमसीक्यू चाहें तो मैं एमसीक्यू भी आप लोगों को जो है प्रोवाइड कर सकती हूँ। आप लोगों को कमेंट कर देना अगर आप लोगों को एमसीक्यू के एक्सरसाइज चाहिए तो। ठीक है, नंबर 4 है, नंबर 4 में है डी। ये सब बहुत इजी क्वेश्चंस है, तो ये आप लोग बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर 4 में क्या, ओके, तो नेक्स्ट है नंबर 4। नंबर 4 में क्या है, ये 2 है। तो 2 4 6 से लेकर के ये कहाँ तक एंड हो रहा है ये नहीं पता है, मतलब हम लोग को रेंज नहीं दिया है, बस ये स्टार्टिंग वाला वैल्यूज दिया हुआ है 2 4 6। तो ये क्या है 2 4 6, तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके कुछ 8 होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x सच डेट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, कि 2 के बाद 3 नहीं आया 4 आया है, उसके बाद 5 नहीं आया 6 आया, तो ये इवन नंबर्स है। ये सब काफी इजी क्वेश्चंस है। ओके,
नेक्स्ट नंबर 5 में हम लोग को है ई इक्वल्स टू कर देंगे हम लोग अगर, तो नंबर क्या है 1 4 9 से लेकर के 100, यहाँ पे रेंज दिया हुआ है, लास्ट वाला वैल्यू भी दिया हुआ है 100। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू एन का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 के बाद 4 आया, अगर हम लोग 1 का स्क्वायर करें तो 1, 2 का स्क्वायर करें तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग 10 का स्क्वायर करें तो 100 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, n का स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, ओके। और ये n का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे कॉमा देके, n जो है नेचुरल नंबर होगा और n का वैल्यू कहाँ से है, 1 से स्टार्ट होके 10 तक जा रहा है, तो 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आप लोगों को जो है और आगे क्लियर होते जाए, और मैं एक्सरसाइज जो है आप लोगों को चैप्टर के एंड में प्रोवाइड करूंगी, ओके। तो नेक्स्ट अब नंबर 5 देखते हैं। ओके, नंबर 5 है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो नंबर 1 ये क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, लिस्ट करना है, मतलब लिस्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, एक लिस्ट होता है, एक तो हम लोग को ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या है, a इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एक्स जो है वो ऑड नेचुरल नंबर है, हम लोग को रेंज जो है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग a को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 1 3, ऑड है मतलब 2 से डिवाइड नहीं होने वाले नंबर्स, 5 से लेकर के वो हम लोग को रेंज एंड तक कहाँ जाना है वो नहीं दिया है, तो हम लोग इस तरीके से डॉट डॉट बना के छोड़ देंगे। नेक्स्ट नंबर 2 में क्या है, b इक्वल्स टू एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर, और कैसा इंटीजर है उसका रेंज भी दे दिया हुआ है -12 से लेकर के 9/2 तक, वो वाले इंटीजर्स को जो हम लोग को सेट बी में डाल देना है। तो सेट बी में हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1/2 मतलब -0.5, -0.5 से लेकर के वैल्यूज जाएगा 4.5 तक, उनके बीच में जो इंटीजर्स है, तो उनके बीच में कौन से इंटीजर्स आएंगे, 0 आएगा, 1 2 3 और 4 आएगा, ओके। -1/2 मतलब 0.5 और 9/2 मतलब 4.5, इसके बीच में जो इंटीजर वैल्यूज है, मतलब जो वैल्यू जो पॉइंट वाले वैल्यूज नहीं है, तो वो यही वैल्यूज होंगे। तो ये इसका सेट बना दिया हमने। c इक्वल्स टू एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, हम लोग को इंटीजर वैल्यू लिखना है और उस x का जो है रेंज भी दे दिया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, और ये इंटीजर आप लोग याद रखिए, निगेटिव इंटीजर भी होता है और पॉजिटिव इंटीजर भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 0 लें तो 0 लेस देन इक्वल टू 4 है, और 0 भी ले सकते हैं हम लोग, 1 भी ले सकते हैं, 1 का स्क्वायर करें तो 1 होगा और वो लेस देन 4 होगा, 2 का स्क्वायर करें तो 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 4 लेस देन और इक्वल टू 4, इक्वल टू का भी सिंबल है। इसी तरीके से जैसे मैंने पॉजिटिव वैल्यूज लिए हैं, हम लोग को निगेटिव वैल्यूज को भी लेना होगा, क्योंकि स्क्वायर जो है -2 का स्क्वायर 4 होगा और -1 का स्क्वायर 1 होगा, जो कि लेस देन इक्वल टू 4 होगा। इसके बाद नंबर 4 है d इक्वल्स टू एक्स कोलन, यानी कि एक्स सच डेट एक्स इज अ लेटर इन दी वर्ड लॉयल। अब हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो लॉयल में जो लेटर्स है उसका सेट बना देना है। तो पहले L है, फिर O है, फिर Y है, फिर A है, फिर दोबारा में L है, लेकिन हम लोग 2 बार जो है नहीं लेते हैं, तो यहीं पर हम लोग का सेट एंड हो जाएगा। नंबर 5 पे जो है E इक्वल्स टू एक्स सच डेट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिस ऐसा मंथ है, मतलब ये एक ऐसा सेट है जो मंथ्स का सेट है जिसमें 31 डेज नहीं है। तो अब हम लोग देख सकते हैं ऐसा कौन सा मंथ है जिसमें 31 डेज नहीं, जनवरी, उसमें 31 डेज होते हैं, इसलिए उसको नहीं लेंगे। हम लोग फरवरी को ले सकते हैं, अप्रैल होते हैं, उसके बाद अप्रैल के बाद मई नहीं होते, जून होता है, जून जुलाई नहीं, अगस्त सितंबर होते हैं, फिर नवंबर आएगा, दिसंबर में 31 डेज होते हैं। ओके, नेक्स्ट है नंबर 6। ओके, नेक्स्ट नंबर 6 है, इसमें क्या बोला है, एक्स सच डेट एक्स इज अ कॉन्स्टेंट इन द इंग्लिश, यहाँ पे कॉन्सोनेंट होगा। ओके, कॉन्सोनेंट, ओके, कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, कॉन्सोनेंट मतलब जो वेवल्स हम लोग को यहाँ पे नहीं लेने हैं, फाइन। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, के से पहले तक का, तो के से पहले ए से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ए नहीं लेंगे क्योंकि ए जो है एक वोवेल है, तो ए नहीं लेंगे हम लोग, बी से बी देखेंगे, बी होगा।
बी के बाद सी भी ले सकते हैं, डी ले सकते हैं, ई नहीं ले सकते, ई वोवेल है, एफ ले सकते हैं, जी ले सकते हैं, एच ले सकते हैं, आई नहीं ले सकते, आई भी एक वोवेल है, जे ले सकते हैं, और जे के बाद के से यहाँ पर जो है स्टॉप बोला है तो के से पहले तक कर लेंगे, तो यहाँ पे सेट क्लोज हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ये प्रैक्टिस के लिए था। अब लास्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विच विद द सेम सेट ऑफ द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हम लोग को मैच करना है, यहाँ पे एक साइड में सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, एक साइड में सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, दोनों को हम लोग को मैच करते हुए लिखना है। तो 1, 2, 3 और 6 अगर इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 और 6 है, इसका मतलब ये जो है वो नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे ये एक प्राइम नंबर का यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये ऑब्वियसली ये नहीं होगा। यहाँ पे दिया हुआ है ऑड नेचुरल नंबर, तो ये ऑड नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 और 6 भी है, तो यहाँ पे ये ऑड होगा नहीं। नंबर सी में है x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। अगर ये वाला केस देखें तो ये 6 का डिवाइजर ऑब्वियसली है क्योंकि 1, 2, 3 और 6 ये सब जो है 6 को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं कि 1 जो है सी के साथ जा सकता है। तो हम लोग 1 को सी के साथ मैच करा सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2 जिसमें 2 और 3 दिया हुआ है। अब हम लोग बाकी ए, सी और डी को देखेंगे। तो 2 के साथ है प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 हो सकते हैं क्योंकि 2 और 3 जो है प्राइम नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6 भी है। पर हम लोग आगे भी चेक कर लेते हैं, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो यहाँ पे लेस देन 10 के बाद तो यहाँ पे 3 पे ही एंड हो गया, ये नहीं होगा। और ये तो देख के ही लग रहा है ये लेटर्स वाली बात हो रही है। तो यहाँ पे जो है 2 जो है ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 3, यहाँ पे दिया मैथ, यहाँ पे कुछ मतलब लेटर्स दिए हुए हैं, मैथ्स करके कुछ हमें देखने को लग रहा है। तो यहाँ पे तो सिंपली यहाँ पे देख के लग रहा है कि ये वाला इससे मैच करेगा, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स का हम लोग सेट बनाएंगे तो जो एलिमेंट्स रिपीट कर रहे हैं उसको हम लोग नहीं लिखते, तो ऑब्वियसली 3 जो है डी के साथ जाएगा। और लास्ट है नंबर 4, तो नंबर 4 बी के साथ बचा है तो बी के साथ ही जाएगा। और यहाँ पे दिखने को भी मिल रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये सारे ऑड नंबर्स है और लेस देन 10 भी है, 9 तक आया है, इसका मतलब ये लेस देन 10 है। तो यहाँ पे हम लोग इसको आराम से इस तरीके से आंसर में लिख सकते हैं कि 1 का मैच हुआ हम लोग सी के साथ, 2 का मैच कर रहे हैं हम लोग ए के साथ, 3 का मैच हम लोग कर रहे हैं, 3 को हम लोग डी के साथ मैच किए, और इसी के साथ जो हम लोग 4 को मैच कर रहे हैं बी के साथ। ओके, तो इसी के साथ हम लोग का जो एक्सरसाइज 1.1 है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो, और अगर आप लोगों को पूरा वीडियो सीरीज चाहिए और आप लोग इसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि इस वीडियो सीरीज में आप लोगों को क्लास 11 मैथमेटिक्स से रिलेटेड हर एक डाउट क्लियर होने वाले हैं। एनसीईआरटी पूरा सॉल्व मिलेगा, उसके अलावा भी, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी में सॉल्व नहीं करने वाली, एनसीईआरटी के अलावा मैं और भी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाली हूँ और मैं थ्योरी भी पढ़ाने वाली हूँ इस वीडियो लेक्चर्स में। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।